हेलो एवरीवन, यहाँ हम यूनिट सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं प्लाज्मा फिजिक्स। ठीक है, प्लाज्मा क्या होता है? पदार्थ की चौथी अवस्था को प्लाज्मा कहते हैं। अब चौथी अवस्था तो बाकी तीन कौन सी थी? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है। वैसे पदार्थ की टोटल अवस्थाएं कितनी होती हैं? टोटल अवस्थाएं होती है हमारे पास 5। ठीक है, कैसे? हम बोलते हैं कि हमारा मानव शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। कौन कौन से? जल, वायु, अग्नि और पृथ्वी या मृदा जो भी है, और आकाश। हमारा शरीर इन 5 तत्वों से मिलकर बना है। तो जो पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं वो भी ये 5 ही होती है। जल मतलब लिक्विड, वायु मतलब गैस, अग्नि, इसको 2 मिनट रोकते हैं, मृदा, पृथ्वी यानी कि सॉलिड। तो ये 3 अवस्थाएं तो हमें पहले से ही पता है। जो पदार्थ की चौथी अवस्था है अग्नि, वो कौन सी है आपकी? प्लाज्मा। तो प्लाज्मा का जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो क्या है? फायर यानी कि अग्नि। ठीक है, और आकाश दैट इज वैक्यूम स्टेट, जहां कुछ नहीं है उसे भी एक अवस्था माना गया है। और पदार्थ की वो कौन सी अवस्था है? 5वीं अवस्था। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं प्लाज्मा स्टेट की। प्लाज्मा इज द 4th स्टेट ऑफ अ मैटर। प्लाज्मा किसी पदार्थ की चौथी अवस्था है। ठीक है, प्लाज्मा में क्या होता है आपके पास? प्लाज्मा फिजिक्स में हम किसी मैटर के चार्ज पार्टिकल्स की स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी करते हैं? चार्ज्ड पार्टिकल्स की। We study the charged particles under constituents electric and magnetic fields। मतलब इसमें क्या होता है? इन्हीं चार्ज पार्टिकल्स के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और जब ये गति करेंगे तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में चार्ज पार्टिकल्स या आयोनाइज्ड पार्टिकल्स की स्टडी ही क्या कहला रही है? प्लाज्मा फिजिक्स। ठीक है, प्लाज्मा में क्या होता है आपके पास? जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस होते हैं। ठीक है, इसीलिए जो टोटल आयंस होते हैं वो हमेशा क्या होता है? 0। तो प्लाज्मा के अंदर समीशन ऑफ QI NI इज इक्वल टू 0। नंबर डेंसिटी और चार्ज डेंसिटी का मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या होगा? 0। अगर हमारे पास इसको समीशन को खोलेंगे तो माना कि इलेक्ट्रॉन्स का संख्या घनत्व नंबर डेंसिटी है Ne। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -e, तो Ne इलेक्ट्रॉन्स पर आवेश कितना हो जाएगा? N × E प्लस, और माना कि पॉजिटिव आयंस का है Ni। एक पॉजिटिव आयन पर चार्ज है +E, तो Ni पे कितना हो जाएगा? E इज इक्वल टू टोटल चार्ज कितना होगा? हमेशा 0, क्योंकि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतने ही नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस। अब यहाँ से हम E कॉमन ले लें तो Ne माइनस Ne ये माइनस का है प्लस Ni इज इक्वल टू 0, यानी कि Ni इज इक्वल टू Ne। तो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू द नंबर डेंसिटी ऑफ पॉजिटिव आयंस इन प्लाज्मा। तो प्लाज्मा में इलेक्ट्रॉन्स और धनायनों का संख्या घनत्व इक्वल होता है। तो बेसिकली प्लाज्मा में होता क्या है? प्लाज्मा में आपके पास गैसें भरी होती है, गैसेस। जब इन गैसेस को हम हाई टेम्परेचर देते हैं तो हमें 3 तरह की स्पीशीज मिलती हैं। एक तो ये जितने भी इस गैस के एटम और मॉलिक्यूल्स है वो सब क्या हो जाएंगे? डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, मतलब पॉजिटिव आयंस अलग हो जाएंगे। कब? हाई टेम्परेचर पे। तो प्लाज्मा के लिए कंडीशन है ये रिक्वायर्ड कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तो पॉजिटिव आयंस अलग हो जाएंगे, नेगेटिव आयंस अलग हो जाएंगे, और कुछ न्यूट्रल आयंस भी बचेंगे। न्यूट्रल पे वैसे ही चार्ज नहीं होता और इन दोनों का इक्वल। तो टोटल चार्ज किसी भी प्लाज्मा का रफली कितना माना जाता है? 0। ठीक है, तो प्लाज्मा में बेसिकली ये आपके पास 3 स्पेसीज होती है। इसके अलावा
प्लाज्मा में जो मोशन होती है वो होती है कलेक्टिव मोशन, कलेक्टिव ऑसिलेशंस। क्यों? क्योंकि सभी आयन किसी भी डायरेक्शन में एक साथ गति करते हैं, तो इसलिए क्या बोल रहे हैं, प्लाज्मा में जो ऑसिलेशन होते हैं वो कैसे होते हैं, कलेक्टिव ऑसिलेशंस। इसके अलावा इंट्रोडक्शन टू, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन टू लैब प्लाज्मा एंड एस्ट्रोप्लाज्मा। लैब प्लाज्मा वो होता है जो हम पृथ्वी की किसी प्रयोगशाला में बनाते हैं। तो लैब प्लाज्मा के लिए जो कंडीशन है आपके पास वो क्या है कि एक तो आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होना चाहिए, 10⁶ केल्विन टू 10⁻⁷ केल्विन। सेकंड, आपका प्रेशर बहुत ज़्यादा होना चाहिए, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर होना चाहिए, ठीक है। और थर्ड, नंबर डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स वो भी हाई होनी चाहिए। तो इस कंडीशन पे हम किसी लैब प्लाज्मा को तैयार कर सकते हैं। एस्ट्रोप्लाज्मा क्या होता है? ऐसा प्लाज्मा होता है जो हम एस्ट्रोफिजिक्स के लिए अध्ययन करते हैं। एस्ट्रोप्लाज्मा, देखो सन और स्टार, सूर्य और तारों पर आपको पता है सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है, तो वहाँ पर होता क्या है, वहाँ पे आग ही आग होती है, अग्नि, और अग्नि को तो हम प्लाज्मा कह रहे हैं। तो सूर्य और तारों पर सबसे ज़्यादा मात्रा में प्लाज्मा पाया जाता है क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर 10⁻⁷ केल्विन से भी ज़्यादा होता है। तो एस्ट्रोप्लाज्मा क्या होता है? एस्ट्रोप्लाज्मा ऐसा प्लाज्मा है जिसकी स्टडी हम एस्ट्रोफिजिक्स को जानने के लिए करते हैं, और इसमें आपके पास सूर्य और तारों पर होने वाली सारी रिएक्शंस आती है, ठीक है। ये हमने फाइनल ईयर, बीएससी फाइनल ईयर में भी पढ़ा है। तो ये इस तरह से आपका प्लाज्मा का इंट्रोडक्शन है। और नेक्स्ट टॉपिक इज प्लाज्मा पैरामीटर। प्लाज्मा को फाइंड आउट मतलब लैब में बनाने के लिए हमने अभी बोला कि इसकी नंबर डेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, तो वो कितनी होनी चाहिए उसके लिए हम एक कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं, डिबाई शील्डिंग। तो उसके अनुसार नंबर डेंसिटी जो है वो होनी चाहिए आपके पास स्मॉल एन नंबर डेंसिटी और 4/3 पाई लैम्डा डी होल क्यूब। ये लैम्डा डी क्या है? ये डिबाई लेंथ है, ठीक है। एक पर्टिकुलर डिबाई टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर पर लेंथ, और फिर उसके अकॉर्डिंग उस नंबर डेंसिटी से कितना वॉल्यूम कवर हो रहा है उसका कैलकुलेशन है ये। इसकी वैल्यू जब आप सॉल्व करोगे डिबाई शील्डिंग का कंसेप्ट यूज़ करके 1.38 × 10⁶ एन, और आपके पास यहाँ पर t की पावर 3/2 अपॉन n की पावर हाफ, ये इस तरह से इसकी वैल्यू आती है, जहाँ टेम्परेचर T जो है वो आपका केल्विन में होगा। तो ये आपके पास डिबाई शील्डिंग का कंसेप्ट है, ठीक है। अब यहाँ से हमें ये पता करना है कि नंबर डेंसिटी क्या होनी चाहिए। तो अगर आपके पास लैम्डा डी का मान लेस देन 1 है, यानी कि डिबाई लेंथ जो है वो बहुत कम है, तो एन डी का मान जो है आपके पास ग्रेटर देन 1 आता है। तो ये आपको रिक्वायर्ड कंडीशन दी है प्लाज्मा पैरामीटर, मतलब किसी भी लैब में प्लाज्मा को बनाने के लिए, ठीक है। तो आपको ये कंडीशंस याद रखनी है, ये डायरेक्ट याद रखनी है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी। तो जो आप लैब में प्लाज्मा बना रहे हो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम, प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी। प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी एक बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है प्लाज्मा का, ठीक है। तो ये कैसे प्रोड्यूस होती है, पहले हम इसकी थ्योरी देखते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि किसी भी प्लाज्मा में हमारे पास 3 टाइप की स्पेसीज होती हैं। एक तो आपका पॉजिटिव आयंस, एक आपके नेगेटिव आयंस, और एक न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल्स। तो न्यूट्रल पार्टिकल्स का तो रोल बहुत कम होता है क्योंकि मेनली प्लाज्मा किससे मिलकर बना होता है? आयंस से। अब इन आयंस में से भी पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस आपको पता है इक्वली मूव करते हैं। तो ये स्टार्टिंग में तो रैंडमली मूव कर रहे हैं, लेकिन किसी भी प्लाज्मा में
जो मेनली डोमिनेटिंग पार्टिकल होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स क्यों डोमिनेटिंग पार्टिकल होते हैं? क्योंकि हमें पता है पॉजिटिव तो इन इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही प्रोड्यूस होते हैं। तो किसी भी मटेरियल में जो मेनली कैरेक्टरिस्टिक होता है वो किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन्स के कारण, जिनके कारण ही हमारे पास पार्टिकल में फील्ड प्रोड्यूस होते हैं। तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो जो मेन डोमिनेटिंग रोल रहता है वो किनका रहता है? इलेक्ट्रॉन्स का। तो प्लाज्मा में भी जो डोमिनेटिंग रोल है, मतलब मुख्य भूमिका है, वो किसकी है? इलेक्ट्रॉन्स की। अब आप किसी प्लाज्मा को लेके चल रहे हो और इसमें आपने इक्विलिब्रियम की कंडीशन में नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है आपके पास n0, नंबर डेंसिटी इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं? इसी प्लाज्मा में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं। जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे और जो पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेंगे। अगर आपने इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है तो हम क्या करना चाह रहे हैं? हम इन इलेक्ट्रॉन्स को डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं और हम एक टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं। टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके इन चार्ज पार्टिकल्स की मोशन को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो क्या होगा? जो भी आपके इलेक्ट्रॉन हैं, पहले आपके रैंडमली मोशन कर रहे थे, अब इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे और इस स्थिति में इनकी जो वेलोसिटी है वो बहुत ज़्यादा तेज हो जाएगी। इन इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हाई होने के कारण जो इनकी फ्रीक्वेंसी होगी उस फ्रीक्वेंसी को ही हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसके कारण क्या होगा? अब इसको हम और डिटेल में देखते हैं। हमने सपोज किया कि स्टार्टिंग में हमारे पास एक नॉर्मल प्लाज्मा है। इस प्लाज्मा में इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयंस आपके रैंडमली मोशन कर रहे हैं। फिर जैसे ही हम इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो आपको पता है कि जब नेगेटिव आयंस अपना स्थान छोड़ते हैं तो ये जब इधर मूव करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर रिक्त स्थान उत्पन्न हो जाएंगे। उन रिक्त स्थान को ही क्या कहते हैं हम? होल्स। अब ये होल्स क्या करेगा? होल्स इन इलेक्ट्रॉनों को वापस अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि आपको पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। तो पहले तो ये नेगेटिव चार्ज कैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपका इस डायरेक्शन में है तो नेगेटिव चार्ज कैरियर इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाने के कारण ये यहाँ आ जाएगा और आपका होल यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा? जब ये होल यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के द्वारा उत्पन्न वैकेंसी को ही क्या कह रहे हैं हम? पॉजिटिव आयन या होल। ये होल वापस इस इलेक्ट्रॉन को अपोजिट चार्ज और सेम मैग्नीट्यूड के कारण अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण तो ये चार्ज जा रहा है दूर, लेकिन पॉजिटिव के कारण ये वापस इसके पास आ रहा है। तो आप देख सकते हो ये इस तरह से क्या होगा? इसके बीच में ऑसिलेशन चलेगा, कभी दूर कभी पास। तो ये इस तरह से ऑसिलेशन के कारण ही जो प्रोड्यूस होंगे ऑसिलेशंस, उन्हें हम बोलते हैं कलेक्टिव ऑसिलेशंस। कलेक्टिव ऑसिलेशंस। और जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होगी उस फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में जो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थी वो थी आपके पास n0। ठीक है, अब जब हमने यहाँ पर डिस्टरबेंस अप्लाई कर दिया, यानी कि इसको बोलते हैं हम पर्टर्बेशन। पर्टर्बेशन in case of perturbation the number density of electrons, अब ये मान ली हमने ये है Ne, तो आपके पास टोटल फ्रीक्वेंसी n1 होगी Ne प्लस n0। ठीक है, एक तो आपको ये इक्वेशन याद रखनी है। अब चूंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है और चार्ज पार्टिकल आपके मोशन कर रहे हैं, इस वजह से यहाँ पर क्या होगा? आपके पास
यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा। और इसमें एक चीज आप ये ध्यान रखना कि यहाँ पर ये एन ई जो है वो इक्वल होता है N1 प्लस N0 के। N0 तो आपका इक्विलिब्रियम की कंडीशन में नंबर डेंसिटी है, और N1 आपका जब इसमें हमने कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है तो उस स्थिति में आपका नंबर डेंसिटी, और टोटल आपके पास पर्टर्बेशन के केस में फाइनल नंबर डेंसिटी है Ne। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या करना है, हमें इसकी प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो उसके लिए हमें डेरिवेशन करना पड़ेगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। तो हम यहाँ पर मैक्सवेल की इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। तो यूजिंग मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन वी गेट डेल डॉट E इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड और विभव में संबंध E इज इक्वल टू माइनस डेल फाई, ये वैल्यू रख देंगे। तो डेल माइनस डेल फाई इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और आपको पता है रो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स का टोटल चार्ज नंबर डेंसिटी। तो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है माइनस ई, तो Ni इलेक्ट्रॉन पर कितना हो जाएगा, Ne माइनस ई, प्लस पॉजिटिव का क्या है N1 और यहाँ पर प्लस E, ऐसे ही लिखेंगे। ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स का है, ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है, और ये टोटल आपके पास Ne। तो इन दोनों की वैल्यू को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये जो आपका N1 है ये नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही है इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, और ये नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पर्टर्बेशन केस। पर्टर्बेशन मतलब जब हमने डिस्टर्बेंस अप्लाई किया है। ठीक है, यहाँ हम Ni ले रहे हैं। Ni क्या है आपके पास, नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स या पॉजिटिव आयंस, ये सब चीजें अलग अलग है। तो अब ये वैल्यू हम यहाँ रख रहे हैं, तो मिलेगा हमें माइनस ऑफ डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू, और रो की वैल्यू है आपके पास Ne इंटू माइनस ई प्लस Ni के साथ में है आपके पास प्लस E। ठीक है, और अपॉन में है आपके पास एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से क्या होगा, E को तो हमने कॉमन ले लिया, Ne या माइनस E कॉमन ले लेते हैं, तो Ne माइनस Ni अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इधर से माइनस डेल स्क्वायर फाई। फिर आपने याद रखना है कि जो Ni होता है हमारे पास, Ni क्या है, नंबर डेंसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स इज इक्वल टू द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसके लिए, यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, प्लाज्मा की। और प्लाज्मा में हमने बताया कि जितने पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स होते हैं उतने ही हमारे पास नेगेटिव चार्ज कैरियर्स होते हैं। तो और लेकिन कब, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को किससे रिप्रेजेंट किया था, N0 से। तो साम्यावस्था में ये कंडीशन होगी। अगर ये वैल्यू रखते हैं हम तो क्या मिलेगा, डेल स्क्वायर फाई, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, E, और अंदर क्या आ जाएगा आपके पास Ne माइनस N0। इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर सेकंड, और वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट से इन इक्वेशन सेकंड। तो डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू, और अपॉन में यहाँ एप्सिलॉन नॉट भी चल रहा है, Ne की वैल्यू है N1 प्लस N0 माइनस N0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो N0 से N0 तो कैंसिल आउट हो जाना है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, डेल स्क्वायर फाई और एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E, अंदर है आपके पास N1, अब N1 ये आपके पास कंडीशन आ गई है एक। ठीक है, यहाँ से आप डेल स्क्वायर फाई की वैल्यू को भी निकाल सकते हो। तो डेल स्क्वायर फाई क्या होगा, E N1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर थर्ड। यहाँ से आप इसको डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू E N1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही कर लीजिए, क्योंकि आपको ये इक्वेशन आगे सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट ले रहे हैं
फोर्स इक्वेशन, अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है तो इक्वेशन ऑफ मोशन इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू एम ए, न्यूटन की इक्वेशन, और F इज इक्वल टू एम ए हम इसको क्या लिख सकते हैं m, एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं हम del v अपॉन del t, चेंज इन वेलोसिटी विच इज इक्वल टू इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये फोर्स क्या होता है माइनस ई ऑफ ई वैक्टर, तो ये हमने लिख लिया। तो यहाँ से del v अपॉन del t हमें मिलेगा माइनस ई अपॉन m, ठीक है, ये वैल्यू आ गई, इसको दे देते हैं हम यहाँ से इक्वेशन नंबर 4, ठीक। अब इस ई वेक्टर की जो वैल्यू है ई वेक्टर वो हमें क्या पता है पहले से, ये रहा माइनस डेल फाई होता है ई, तो ये वैल्यू भी रख देते हैं, चूंकि ई इज इक्वल टू माइनस डेल फाई, तो आपके पास डेल वी अपॉन डेल टी कितना हो जाएगा माइनस ई माइनस डेल फाई बाई एम, तो ई माइनस माइनस तो आपका प्लस हो जाएगा और ये बचेगा आपके पास ई डेल फाई बाई एम, तो डेल वी अपॉन डेल टी इज इक्वल टू होगा ई डेल फाई अपॉन एम। अब चूंकि आपके पास चार्ज कंजर्व्ड है यहाँ पर टोटल चार्ज, तो यहाँ पर हम एक कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा सकते हैं। इक्वेशन क्या होती है कंटिन्यूटी की, चूंकि आपको पता है डेल रो अपॉन डेल टी प्लस डेल डॉट जे इज इक्वल टू ऑलवेज ज़ीरो, ये हम इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं क्योंकि डोमिनेटिंग चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है। तो आपको पता है रो ऑफ ई जो होगा वो इक्वलेंट होगा एन ई के, ई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पर इन्हीं का चार्ज, ठीक है। एन क्या है यहाँ पर आपके पास, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो सिंबल दे देते हैं हम एन ई, और जे ई क्या होता है, ये होता है एन ई वी, ये आपने इसको ऐसे लिख दिया। तो जे ई की जो वैल्यू है आपके पास वो कितनी हो जाएगी एन ई वी, ठीक है। अब आप ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हो, तो डेल बाय डेल टी रो ऑफ ई हो जाएगा एन ई माइनस ई प्लस डेल डॉट जे ई हो जाएगा एन ई वी इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। फिर यहाँ से ई तो कॉमन लेके जीरो में भेज दिया और एन ई का मान हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, पुट फर्स्ट इन 6, इसको हमने 6 दे दिया, तो डेल बाय डेल टी ऑफ एन ई की वैल्यू कितनी थी हमारे पास एन नॉट प्लस एन वन, ठीक है। और यहाँ पर भी नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम डायरेक्ट नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है एन ई माइनस ई, और यहाँ हम इसका पॉजिटिव ओनली मैग्नीट्यूड लेंगे, तो ये आपके पास एन ई हो जाएगा। या आप चाहें तो दोनों का ही फिर नेगेटिव कीजिए, वो नेगेटिव आपका कॉमन हो जाएगा तो वापस पॉजिटिव बचेगा, ठीक है। तो ये माइनस ई तो आपका कॉमन आके बाहर हो गया और एन ई की वैल्यू रखोगे आप, वो होगी एन नॉट प्लस, इसको भी माइनस कर लीजिए, इसको भी माइनस, ठीक है, एन नॉट प्लस नेक्स्ट आएगा आपके पास एन वन, फिर प्लस डेल वेक्टर डॉट अंदर एन नॉट प्लस एन वन और वी इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। फिर आपको पता है कि एन नॉट इक्विलिब्रियम कंडीशन में थे तो उसका टाइम के रेस्पेक्ट में जो भी डेरिवेटिव होगा वो जीरो होगा, तो ये होगा डेल बाय डेल टी ऑफ एन वन प्लस, यहाँ से आपको याद रखना है कि ये डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, तो अब की बार एन नोट का जीरो नहीं होगा एन वन का जीरो होगा, तो यहाँ से बचेगा आपके पास डेल डॉट एन नॉट वी, ठीक है, इज इक्वल टू ज़ीरो। इक्वेशन नंबर 7, यहाँ पर डेल डॉट एन वन जीरो होगा, पोजिशन के रेस्पेक्ट में एन वन वेरी नहीं हो रहा है, जबकि टाइम के रेस्पेक्ट में एन नॉट वेरी नहीं हो रहा है, तो आपको ये याद रखना है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, इसका एक और बार डिफरेंशिएशन करेंगे। अगेन टेकिंग डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी, तो ये आपको मिलेगा डेल टू
n1 अपॉन डेल टी स्क्वायर प्लस फिर आएगा आपके पास डेल वेक्टर डॉट एन नॉट तो कांस्टेंट है, बाहर ले लेते हैं एन नॉट और डेल वी अपॉन डेल टी। इक्वेशन नंबर इसे दे देते हैं हम नेक्स्ट, राइट हैंड साइड में 0 है, इक्वेशन 8 और डेल वी अपॉन डेल टी का मान हम उठा के रख सकते हैं 4 से। पुट इक्वेशन नंबर 4 इन 8 वी गेट डेल 2 n1 अपॉन डेल टी स्क्वायर प्लस एन नॉट डेल वेक्टर और ये है हमारे पास माइनस ई अपॉन एम। फिर इस ई वाली टर्म को भी हम इसकी जगह यहाँ पर 5 से वैल्यू रख देते हैं ताकि डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी। वो भी डेल वी अपॉन डेल टी है तो वो है आपके पास ई डेल फाई बाई एम इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको मिलने वाला है ये डेल 2 n1 अपॉन डेल टी स्क्वायर प्लस एन नॉट ई डेल स्क्वायर फाई अपॉन एम इज इक्वल टू 0 और डेल स्क्वायर फाई का मान इक्वेशन नंबर 3 से पुट 3 इन 9 वी गेट डेल 2 n1 अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू एन नॉट ई अपॉन एम और डेल स्क्वायर फाई है ई n1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 0। यह आपका n1 में एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी जो कि आपके SHM इक्वेशन के कंपैरिजन में जाएगी। डेल 2 n1 अपॉन डेल टी स्क्वायर प्लस यहाँ प्लस है प्लस एन नॉट ई स्क्वायर अपॉन एम एप्सिलॉन नॉट और n1 इज इक्वल टू 0 विच इज सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन। और कंपेयर करें हम इसको डेल 2 n1 अपॉन डेल टी स्क्वायर प्लस ओमेगा पी स्क्वायर n1, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आती है तो ये प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी से कंपेयर करेंगे। ऑन कंपेयरिंग विथ फॉलोइंग इक्वेशन वी गेट ओमेगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू एन नॉट ई स्क्वायर अपॉन एम एप्सिलॉन नॉट, यानी कि ओमेगा पी इज इक्वल टू रूट ओवर एन नॉट ई स्क्वायर अपॉन एम एप्सिलॉन नॉट विच इज रिक्वायर्ड प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये हमारे पास प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी आ गई है। यहाँ से अगर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ओमेगा पी मिलेगा हमें 50 रूट ओवर एन नॉट अपॉन 1 अपॉन एम क्यूब। और आपको पता है कि ओमेगा पी क्या होता है 2 पाई एफ, अगर एफ पी निकालेंगे तो ओमेगा पी अपॉन 2 पाई 1 अपॉन 2 पाई और ओमेगा पी का मान जो भी आया था अभी वो रख दिया आपने। फिर आप इसको सॉल्व करोगे ये वाली वैल्यू रख के तो आपको ये वाली वैल्यू मिलेगी 9 इंटू रूट ओवर एन नॉट 1 अपॉन एम क्यूब। और अगर आपने ये मान लिया कि एन नॉट का मान 10 टू द पावर 19 है, ठीक है, और आप इसको इलेक्ट्रॉन के लिए सॉल्व करोगे इस टर्म को तो आपको मिलेगा 1.8 इंटू 10 टू द पावर 11 और एन नॉट की वैल्यू भी ये है आपके पास, तो ये 10 की पावर 19 कैंसिल हो जाएगा। तो आपको फाइनली याद रखना है कि जो आपको प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी मिलती है वो मिलती है 1.8 इंटू 10 टू द पावर 11 रेडियन पर सेकेंड। और वैसे आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, तो ये आपका प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी खत्म हुआ। थैंक यू।